तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे वर्तम के अंदर लगन रोग के बारे में। लगन हमने कहाँ पढ़ा था? कफ के अंदर। तो पहले इसका कोटेशन देख लेते हैं एक बार। कफ साध्य व्याधियों में पढ़ा था हमने लगन को। तो कफ वाली लक्षण यानी कि कफ में पाक नहीं होगा, अपाकः कठिन स्थूल, देखिए सारे कफ वाले लक्षण हैं। ग्रंथि वर्तम भवो अरुजा, कफ में रुजा नहीं होती है। कंडू होगा, पिच्छल कोल प्रमाण लगनस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोल प्रमाण की ग्रंथि कौन से नेत्रगत रोग में बनती है? तो वो है आपका लगन, बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना है। तो रक्त सरसप शल्यवाता था अपना पोथी, वो कोल प्रमाण हो गया लगन। वो कुंभिक बीज प्रतिमा, कुंभिका या अनार के दाने के समान, ठीक है। तो वर्तम प्रदेश में कोल प्रमाण की ग्रंथि जो कि पाक रहित होगी, कफ वाले सारे लक्षण, स्पर्श में कठोर होगी, आकृति स्थूल होगी, वेदना रहित होगी, अल्प पीड़ा कारक, कंडू युक्त और पिच्छल होगी, उसको हम क्या कहते हैं? लगन कहते हैं। अब इसमें चिकित्सा में आप क्या कराओगे? व्रीहि मुख शस्त्र से आपको भेदन कराना है, और भेदन, लगन में भेदन ही चिकित्सा होगी, ठीक है। और ग्रंथि ज्यादा बड़ी है तो भेदन कराने के बाद आप क्षारकर्म अग्निकर्म भी करा सकते हो। प्रतिसारण के लिए गोरोचन, पिपली, मधु इनका यूज करना है। फिर आता है विष वर्त। विष जो होता है पर्याय होता है कमल नाल का, जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो विष वर्त में क्या होगा? वर्तम प्रदेश में शोथ होगा और अनेक सूक्ष्म वहां पर छिद्र बनेंगे, अनेक छोटे छोटे, जैसे कि कमल लाल में छिद्र होते हैं उसी तरीके से छोटे छोटे छिद्र बनेंगे। जिस प्रकार जल में रहने वाली विष यानी कि कमल नाल में अनेक छिद्र होते हैं, उसी तरीके से आईलिड में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषवर्तम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें स्वेदन कराना है, और जो उसका आशय बन गया है, जहाँ पे शोथ हो रहा है, जो एक आशय बन गया है जिसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं, वो पूरे आशय का आपको भेदन करना है। भेदन करने के बाद सैंधव और काशी चूर्ण से अवचूर्णन कराना है। शहद और घी का लेप करके आपको वहां पे क्या कराना है? बंधन कराना है। फिर आती है अंजन नामिका। अंजन नामिका में क्या होगा? वर्तम प्रदेश में पीड़िका बनेगी, उसमें दाह होगा, तोध होगा, और वर्ण में कैसी होगी? वो ताम्र वर्ण की अल्प पीड़ा युक्त सूक्ष्म स्वरूप वाली जो पीड़िका बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? अंजन नामिका कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है? पहले स्वेदन कराना है, फिर उसका भेदन करना है, भेदन करके पूरी पूरी निकाल देनी है, और वहां पे सैंधव लवण से प्रक्षालन करा के दीपशिखा से आप अंजन लगा सकते हो। तो इसमें क्या था? दाह दाह तोदवती ताम्रा, इस तरीके से इसका कोटेशन शुरू होगा। दाह तोदवती ताम्रा, दाह और तोद के साथ, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? दाह और तोद के साथ वो ताम्र वर्ण की जो पीड़िका अगर वर्त में बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? अंजन नामिका कहते हैं। फिर आता है पक्ष्म कोप। पक्ष्म कोप यानी कि ट्राइकेसिस, इसमें क्या होगा? तीनों दोष का प्रकोप होगा। सन्निपातस के अंदर पढ़ा था हमने। तो दोष प्रकोप होगा, दोष प्रकोपित होकर के कहाँ जाएंगे? पक्ष्म के आशय में जाकर के जो आई लेशेस है उनको क्या कर देते हैं? उनके आगे के हिस्से को नुकीला बना देते हैं। तो पक्ष्म को तीक्ष्णाग्र व खुरदरे कर देते हैं, एवं पलक भी क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, ठीक है। और बार बार क्या होगा? ये अब आई लेशेस अगर बार बार आई के कांटेक्ट में आएंगे तो बार बार नेत्र में रगड़ेगा, और वहां पे क्या होगी? वेदना होगी। तो नेत्र में रगड़ से क्या होगी? वेदना। तो दोष प्रकोपित होकर के बढ़ करके कहाँ गए? पक्ष्माशय में गए, और पक्ष्म को इन्होंने तीखा और खुरदरा बना दिया, और जिससे क्या होगा? पलक मुड़ गया, और बार बार वो पलक मुड़ जाएगा तो आंखों पे घर्षण होगा, रगड़ होगी, जिससे क्या होगी? वेदना। अब ये जो रोगी होते हैं पक्ष्म कोप वाले, ये क्या करते हैं? मतलब वात, धूप, अग्नि, किसी भी चीज को सहन नहीं कर पाते हैं, और इनके जो पक्ष्म के अग्र हैं, यानी कि इनके जो आईलेशेस है, इनको अगर आप निकलवा देते हो तो इनको शांति मिलती है। आपने देखा होगा कई ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं, हाँ घरों में भी होते हैं इन जनरल, तो वो क्या बोलते हैं? उनके पास एक उनकी आंखों में अंदर बाल आ रहा है, तो उसको वो चिमटी से अगर निकलवा देते हैं उन्हें शांति मिलती है। बाकी ये बहुत इरिटेटिंग डिजीज है, इसको हम क्या कहते हैं? पक्ष्म को कहते हैं।
ये भी आपके जो है 5 मार्क्स में पक्ष्मकोप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका मैं मॉडर्न कोरिलेशन आपको ट्राइकेसिस पढ़ाऊँगी, तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर कोटेशन याद हो जाते हो तो वो ये कोटेशन याद कर लीजिएगा। चलिए फिर बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। चिकित्सा में आपको पता ही है, सन्निपात याप्य के अंदर पढ़ा था हमने, तो शस्त्र कर्म करवाएंगे हम इसमें। तो इस रोग के रोगी को सबसे पहले हमें स्नेहपान कराना है, फिर उसको बिठा के या फिर लिटा देना, उत्तान शयन करा के उसकी आंखों को बंद करने के लिए कह देना है। फिर क्या करना है, जो लिड है, आईलिड है, वर्त्म के ऊपर व भ्रू के नीचे, यानी कि आईलिड वाले हिस्से पर भ्रू के नीचे तिर्यक रूप से, अनुतिर्यक रूप से भ्रू के नीचे, जो आईब्रो है उसके नीचे वर्त्म के 2 भाग, जैसे कि देखिए ये आईब्रो है और यहाँ पे ये पूरी लिड वाला हिस्सा है और यहाँ पे ये आईलैशेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आप सुनना थोड़ा ध्यान से, कि जो भ्रू के नीचे वर्त्म के 2 भाग, यानी कि जो आईब्रो है इसके नीचे तो 2 भाग छोड़ना है आपको, और पक्ष्म के पास से वर्त्म का 1 भाग छोड़ के, यानी कि यहाँ से 1 भाग छोड़ करके जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर कनीनिका व अपांग संधि के मध्य में आपको एक माला के परिमाण में वर्त्म के ऊपर यव आकार का यहाँ से एक स्किन का टुकड़ा काट लेना है, ठीक है। काट लिया और उसको काट करके निकाल देना है, और उसका जब सीवन कर्म करोगे तो आपको वहाँ पे अश्व के बाल का या घोड़े के बाल से वहाँ पे सीवन कर्म करना है, और बाद में शहद व घृत से आपको व्रण का रोपण कराना है, ठीक है। तो किया क्या हमने इसमें, स्किन निकाली है वर्त्म प्रदेश की, लेकिन कौन से हिस्से से निकाली है, तो जो आईब्रो हिस्सा है, आईब्रो वाला रीजन है, इससे तो 2 भाग नीचे, और जो जहाँ पर आई लैशेस होंगे वहाँ से 1 भाग ऊपर जो पॉइंट मिलेगा उसमें पूरे वर्त्म में अपांग से कनीनिका तक की स्किन तक में कहीं भी आपसे कहीं का भी आपको यव प्रमाण में स्किन निकालनी है, और फिर उसका अश्व के बालों से आपको क्या करना है, सीवन कर्म करना है। ये चिकित्सा होगी पक्ष्मकोप के अंदर। फिर हमने जो पढ़ा था कि अष्टांग हृदय ने 3 अलग रोग और बताए हैं, जिसमें एक था आपका पहला क्रक्षोन्मील रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, वायु की वजह से होगा, वात प्रकोपित होती है, वायु प्रकोपित होकर के वर्त्म के आश्रय में रहने वाली शिराओं में पहुंचकर सोने के बाद, जब व्यक्ति सो के उठेगा ना, सो गया सुबह उठेगा, तब जब वो आँख खोलेगा तो उसकी वर्त्म को एकदम स्तब्ध कर देता है, उनमें पेन करता है, वायु स्तब्धता वायु ला सकती है, वो पीड़ा करता है, रोगी को बिल्कुल इस तरीके से लगता है कि उसकी आंखों में धूल भर गई है, वो अपनी आई लिड है उसको ओपन नहीं कर पाता है, पलकों को उठाने में उसको कष्ट होता है, नेत्र से अश्रु का स्राव होता है, और जब भी वो आंखें रगड़ेगा तो उसको शांति मिलेगी। इसको कहते हैं क्रक्षोन्मील रोग, ठीक है। तो हुआ क्या कि वायु कुपित हुई, वर्त्म वाली शिराओं में गई, शिराओं में जाकर के उसने वर्त्म को स्तब्ध किया, पेन किया, रोगी को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आंखों में धूल भर गई है, बार बार उसके आंसू आ रहे हैं, मसलने से शांति मिल रही है। चिकित्सा भेषज साध्य व्याधि है ये। तो इस रोग में आपको करना क्या है, द्राक्षा का कल्क लेना है 1 भाग, और द्राक्षा का ही क्वाथ लेना है, तो उसी का क्वाथ लेना है 16 भाग, द्राक्षा का कल्क लिया 1 भाग, क्वाथ लिया 16 भाग, प्लस उसके अंदर आपको 4 गुना क्या मिलाना है, पुराण घृत, ठीक है। कल्क से 4 भाग ज्यादा क्या मिलाना है, पुराण घृत मिलाना है, इसको पाक करना है, पाक करके छान के रख लेना है, और इसमें बार बार आपको चीनी मिला करके, सिता मिला करके रोगी को सेवन कराना है, स्निग्ध नस्य देना है और अंजन लेना है। ये चिकित्सा होगी क्रक्षोन्मील की। फिर आता है पक्ष्मशात रोग। पक्ष्मशात में क्या होगा, प्रकुपित पित्त दोष, पित्त कुपित हुआ, जब पक्ष्म मूल में अवस्थित हो जाता है, जो आईलेशेस है उनके मूल में, उनकी रूट में स्थित हो जाता है पित्त, तो वहां पर वो कंडू और दाह करता है, और जो आईलेशेस है उनको पूरा गिरा देता है, तो पक्ष्म के रोम पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पक्ष्मशात कहते हैं, ठीक है। तो पित्त कुपित हुआ, कुपित होकर के पक्ष्म के मूल में गया, कंडू दाह कर रहा है, सारे रोम झड़ा दिए, उसको पक्ष्मशात कहा हमने। चिकित्सा क्या करवाएंगे हम, सूची कर्म नामक शस्त्र से, जो सूची शस्त्र है उसे छेदन करवाएंगे, और पक्ष्म जब गिर चुके हैं तो पक्ष्मों के गिर जाने पर जो रोमकूप है,
रोमकूप तो होंगे। तो रोमकूपों की को सूची की नोक से आपको क्या करना है, विकुटन करना है। तो जो आईलैशेस गिरे हैं आईलिड से, तो उनके जो रोमकूप हैं उनका क्या करना है, सूची की हेल्प से विकुटन करना है। बरौनियों पर जलौका, वही जो आईलिड वाला रीजन है, लैशेस वाला रीजन है, उस पर आपको जलौका लगाना है। दूध और इक्षु रस मिला करके पिला करके रोगी को वमन कराना है। ठीक है, तो एक तो ये चिकित्सा करनी है। दूसरा क्या करना है, पुष्प काशीष को महीन पीस करके ताम्र के पात्र में रखना है और एवं तुलसी की 10 दिन तक उस पर भावना देनी है। इसका अगर आप अंजन लगाते हैं आंख में तो पक्ष्म के बाल भी क्या होंगे, इससे उगाएंगे। ठीक है, तो पुष्प काशीष को पीस करके 10 दिन ताम्र के पात्र में रखा, 10 दिन तुलसी की भावना दी और उसका अंजन लगाया। तो ये चिकित्सा थी हमारे पक्ष्म सात की। क्लियर बात। फिर उसके बाद आता है लेखन की विधि। जो हमने 9 रोग पढ़े उनमें किस तरीके से लेखन कराओगे, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार और बात कर लेते हैं। रोगी का स्नान कराया, स्वेदन करा लिया, वमन विरेचन करा लिया, निवात में उसको सीधा लेटा दिया और रोगी को पूरी अच्छी तरीके से पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वाम हाथ के यानी कि लेफ्ट हैंड के अंगुष्ठ व अंगुली से वर्त्म को पलट लिया। उल्टा करके पहले क्या करना है, वर्त्म को हमें साफ करना है। साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सुखोष्ण जल से भीगे हुए कपड़े से वर्त्म का स्वेदन कराएंगे, फिर लिड को कपड़े से पोंछ देंगे। फिर वहां पे प्रक्षालन लगाना है। प्रक्षालन लगा करके मंडल शस्त्र से लेखन करना है। जो भी व्याधियां हैं जिनमें हमने लेखन किया है, संगिनी पोत की कुंभिका, इसी तरीके से सब में लेखन कर्म करना है। जैसे ही रक्त स्थिर हो जाए फिर वापस स्वेदन कराना है। स्वेदन के बाद आपको प्रतिसारण कराना है और प्रतिसारण आपको सारे द्रव्य याद नहीं हो तो सेंधव मधु ही आपको याद रखना है। प्रतिसारण कराने के बाद गुनगुने जल से वर्त्म का प्रक्षालन कराना है और वहां पे जो व्रण बना होगा शस्त्र के लेखन कर्म से, उसका घृत से आपको व्रणों की तरह उपचार करना है और 3 दिन बाद रोगी का वापस से वर्त्म का स्वेदन कराना है और अब पीड़ नशे देना है। ये जो लेखन की विधि रहेगी वो आपके वर्त्म के 9 रोगों के अंदर इस तरीके से रहेगी। फिर आता है कुकुड़क रोग। ये भी आचार्य भागवत ने बताया था। तो कुकुड़क रोग के लिए खास बात तो ये है कि केवल बच्चों में होने वाला रोग है, तो केवल शिशुओं में होता है। प्रधान कारण क्या होता है, जिन बच्चों के दांत निकलते हैं, तो कारण पूछा जाता है पीजी के एग्जाम में कि कुकुड़क का मेन कारण क्या है, दंत उत्पत्ति निमित्त। जब छोटे बच्चों में दांत निकलते हैं तो उनको आंखों का कुकुड़क रोग हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, शिशु के नेत्र शोथ युक्त व भीतर से लाल, इसके कारण क्या होता है, कैसे हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन रहता है, एकदम रेडनेस आ जाती है, इसीलिए बच्चा क्या है, देख नहीं पाता है। आईलिड में बहुत ज्यादा पेन होगा, पिछलता रहेगी, जिसके कारण बच्चे को तो समझ आता नहीं है, सेंसेशन पूरी तरीके से फील होते नहीं है, तो उसको खुद को समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो कानों को भी रगड़ेगा, नाक को भी रगड़ेगा, नेत्रों को भी रगड़ेगा। इसी रोग को हम क्या कहते हैं, कुकुड़क कहते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर सेंसरी या जो मोटर न्यूरॉन का जो भी चल रहा होता है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, वो बच्चों को सेंसेशन प्रॉपरली फील नहीं हो पाते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली किस जगह दिक्कत हो रही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम की जो भी चीज़ है उनको डेवलप होने में समय लगता है। और दांत तो उनके 4 से 8 महीने के अंदर ही आना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय उनको पता नहीं चलता, इसलिए कान भी रगड़ेगा, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि आंखों में दर्द है, कानों में, तो वो सब चीज़ों को रगड़ता है, मसलता है। उसी रोग को हम क्या कहते हैं, कुकुड़क कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, स्तन्य के प्रकोप से सन्निपातस दृष्टि होगी, रक्त की दृष्टि के कारण, यानी कि अगर माता ने बच्चे को रक्त दूषित या सन्निपात से दूषित जो स्तन्य है उसका पान करवाया, तो शिशु के वर्त्म प्रदेश में शोथ और कंडू होगी और लगातार वहां से जो है स्राव होता रहेगा अश्रु का, उसको हम कहते हैं कुकुड़क। चिकित्सा, लेखन कर्म करवाना है। खदिर त्रिफला नीम पत्र के क्वाथ से पकाया हुआ घी को धात्री को पिलाना है और वमन कराना है, क्योंकि कुकुड़क में चिकित्सा धात्री की भी होगी। ये भी क्वेश्चन खास है, पूछा जाता है कुकुड़क रोग में चिकित्सा हम किसकी करेंगे, बालक की, धात्री की या दोनों की, तो दोनों की ही चिकित्सा करेंगे हम, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एमडी में पूछा जाता है।
ठीक है? क्योंकि स्तन सुश्रुत ने क्या बोला है कि स्तन्य दूषित है इसलिए तो हमें धात्री का वमन कराना है जिससे उसका स्तन्य क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो धात्री का भी चिकित्सा होगी कुकुड़क रोग के अंदर। धात्री के स्तन्य का शोधन कराने के बाद शिशु की वर्त्म का लेखन, आप देखो शिशु की भी चिकित्सा कर रहे हैं। तो कुकुड़क एक ऐसा रोग है जिसमें धात्री और यानी कि उसकी माता और बच्चे दोनों की आपको क्या करनी है, चिकित्सा करनी है। शिशु की वर्त्म का लेखन करना है, जलोका लगा सकते हैं। वैसे 16 साल से पहले हम जलोका नहीं लगाएंगे, लेकिन आप पंचकर्म के अंदर पढ़ोगे कुकुड़क और अहिपूतना, ये आपने पीडिया के अंदर भी पढ़ा होगा। कुकुड़क और अहिपूतना ऐसे विकार हैं जिसमें आप किसी भी एज ग्रुप का हो बच्चा, आपको जलोका लगानी ही पड़ेगी। वैसे हम 16 साल से पहले रक्त मोक्षण नहीं कराते हैं, लेकिन इनमें करा सकते हैं। और फिर हार श्रृंगार पत्र से वहाँ पे आपको लेखन कराना है। प्रतिश्रावण के लिए त्रिकटु मधु का यूज करना है। अगर क्षीरप बालक है जो केवल दुग्ध का पान करता है तो उसमें उसको क्या करना है, माता का दूध पिला करके बच्चे को भी वमन कराएंगे। तो उसके लिए बच्चे को माता का दूध पिलाया, उसके बाद शहद, सेंधव और अपामार का बीज, क्योंकि ये मृदु विरेचक होगा, सॉरी वमन को लाने वाला होगा, तो उसको हम वमन कराएंगे। अगर बच्चा अन्न भी खा सकता है, दूध भी पान करता है, तो उसको बच्चा का चूर्ण दे देंगे दूध में मिला के और वमन कराएंगे। अगर अन्नाद है तो सीधा उसको मदन फल का क्वाथ पिलाएंगे और वमन कराएंगे। और कुकुड़क हारा अंजन जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं इसकी चिकित्सा के लिए। तो ये तो थे आपके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सारे डिजीजेज, जिसमें हमने एक एक करके आपके जितने भी 21 और भागवत के 3 टोटल 24 डिजीजेस पढ़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डिजीज से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो हर कोई आपको अच्छे से पढ़ना है। कहीं कोई डाउट हो, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। अब मैंने आपको उत्संगिनी बताया था, उसका मॉडर्न कोरिलेशन है चलेजियन। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स में एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे हम टार्सल और मीबोबियन सिस्ट भी कहते हैं। इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ द मीबोबियन ग्लैंड। तो बस याद आपको यही रखना है, चलेजियन में होता क्या है, मीबोबियन जो ग्लैंड है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए इसको मीबोबियन सिस्ट भी कहते हैं। पेनलेस होता है, राउंड होता है, स्मूथ स्वेलिंग होती है, जो कि फिंगर से जिसको पैल्पेट किया जा सकता है। तो ये था आपका उत्संगिनी का मॉडर्न। थोड़ा सा और अगर आप टेक्स्ट बुक देखना चाहें तो देख सकते हो, बाकी सिलेबस में नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर बार ही पूछा जाएगा। वो बाई मिस्टेक एक बार आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही। सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम वर्तम की मॉडर्न डिजीजेस पढ़ेंगे।